Morning students, welcome to my e-learning class. In today's session, I would like to teach you the third lesson of our book Vistas, and the lesson is Journey to the End of the Earth, and it is written by Tishani Doshi. Tishani Doshi is an Indian poet, जर्नलिस्ट एंड डांसर। और ये जो लेसन है ये तिशानी दोशी का एक रियल लाइफ अकाउंट है जिसमें वो अपनी अंटार्कटिका की जर्नी के बारे में हमें बताती हैं। वो अंटार्कटिका की जर्नी करती हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत। वो भी उसका एक हिस्सा होती है उस प्रोग्राम का, जिसके तहत हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वहाँ पर अंटार्कटिका की विज़िट करवाई जाती है ताकि उन लोगों को एक अलग से बिल्कुल डिफरेंट एक इंस्पिरेशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को वहाँ मिले और उनके अंदर अपनी इस अर्थ के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट डेवलप हो। तो वह अंटार्कटिका जब वो जाती हैं तो इस लेसन में वो ये बताती हैं कि अंटार्कटिका की हिस्ट्री क्या है और ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है वो अंटार्कटिका पर किस प्रकार से उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है और कितना उसका इम्पैक्ट है, ये इसमें वो हमें बताती हैं। और साथ में वो ये भी कहती हैं कि अगर हमें अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता लगाना है या उसके बारे में जानना है तो अंटार्कटिका ही एकमात्र वो जगह है जहां हम जाकर उस सब को सीख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं अर्थ का। सो इफ़ वी वांट टू स्टडी द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, अंटार्कटिका इज़ द ओनली प्लेस वेयर वी कैन गो। So I'm starting this lesson and Antarctica, you must have heard about Antarctica. Antarctica हमारा एक कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक। इसकी एक विशेषता ये है कि ये आइस से ढका रहता है हमेशा ही और वहाँ पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, साउथ पोल के पास है। तो ये जो लेसन है आपका, ये ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री सब का एक मिक्सचर है। इसमें आपको ज्योग्राफी की बातें भी पता चलेंगी, हिस्ट्री की बातें पता चलेंगी हमारी अर्थ की, और साइंटिफिक बातें आपको पता चलेंगी। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेसन एंड आई विल एक्सप्लेन दिस लेसन वर्ड टू वर्ड। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shoklesky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. वो कहती है राइटर कि इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को रशियन वेसल यहाँ पर है जहाज़, शिप, रिसर्च वेसल यानी कि रिसर्च के लिए, शोध के लिए जो जहाज़ जा रहा था, और उस जहाज़ का नाम था द अकेडमिक शॉकलेस्की। ये एक रशियन जहाज़ था। मैंने अपने आप को रशियन उस जहाज़ में पाया। हेडिंग टूवर्ड्स, और हम कहाँ जा रहे थे? हेडिंग टूवर्ड्स की तरफ जा रहे थे। द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट यानी कि कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोल्ड, सबसे ज़्यादा ड्राई और सबसे ज़्यादा हवादार हवाओं वाला जो कॉन्टिनेंट है, हम उसकी तरफ मूव कर रहे थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे, अंटार्कटिका। वो बताती कि वो अंटार्कटिका जा रही थी। माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। वो बताती है कि मेरी जो यात्रा थी वो इक्वेटर, भूमध्य रेखा जो है हमारी, उसके 13.09 डिग्री नॉर्थ उत्तर में मद्रास से शुरू हुई और उस एंड इन्वॉल्व, और इसमें शामिल हुए, यानी हमारी यात्रा में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, हमने क्या क्रॉस किया? 9 टाइम जोन्स। नोट तो टाइम जोन होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जो वही स्टैंडर्ड टाइम जो ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इस तरह से हमारी पूरी अर्थ को डिफरेंट टाइम जोन्स में बांटा गया है। तो अंटार्कटिका तक पहुंचने में 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़े, 6 चेक पॉइंट्स आए, इंटरनेशनल चेक पॉइंट्स, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ यानी कि 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, और 3 पानी के बड़े बड़े स्रोतों को पार किया। और वो कौन से 3 हैं? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन।
यानी ये 3 महासागर पार करके, ये तीनों ही महासागर एंटार्क्टिका में जाकर के मिलते हैं, अटलांटिक, प्रशांत और इंडियन महासागर, हिंद महासागर। तो हमने 3 वाटर बॉडीज़ को कवर किया, 6 चेक पॉइंट्स को किया, 9 टाइम जोन्स को किया और बहुत सारे इकोस्फेयर्स, यानी कि जो भी हमारे आपने साइंस में पढ़ा हुआ इकोस्फेयर, तो वो होते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र। तो इन सबको इन्वॉल्व, इतना दूर है मद्रास से लेकर के और वो एंटार्क्टिका, जिसमें इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हुई। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. जब तक मैंने पहली एक्चुअल में अपना पैर उस एंटार्क्टिक महाद्वीप पर रखा, मैं इतना ट्रैवल कर चुकी थी, 100 आवर्स की ट्रैवलिंग हो चुकी थी मद्रास से लेकर के एंटार्क्टिका तक। तो कितने आवर्स की जर्नी हुई? 100 आवर्स की जर्नी हुई, जिसमें कार की जर्नी, कार, एरोप्लेन और शिप तीनों मिला करके टोटली 100 आवर्स की उनकी जर्नी थी। सो माय फर्स्ट इमोशन, तो मेरा पहला जो भाव था एंटार्क्टिका की उस एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव नहीं है, एक होता है एक्सपेंसिव, EXPENSIV, वो होता है महंगा, और ये एक्सपेंड से बना, यानी विस्तृत, फैला हुआ वाइट लैंडस्केप। अंटार्कटिका का मैंने पूरा जो वाइट जो सीनरी, जो दूर तक फैला हुआ जो विस्तार देखा, और ब्लू हॉरिजॉन और आसमान क्षितिज जो था एकदम से ब्लू दिखाई दे रहा था, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ था, बड़ी राहत थी। और साथ ही साथ एक इमीडिएट, तुरंत एक वंडर, प्रोफाउंड वंडर मुझे देखने को, यानी कि बहुत ही गहरा आश्चर्य मुझे वहाँ पर मिला। Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. वंडर मतलब मुझे आश्चर्य हुआ उसकी इमेंसिटी पे, यानी उसकी विशालता पे। इमेंस बड़ा, विशाल, तो इमेंसिटी विशालता, उसकी विशालता, उसकी आइसोलेशन मीन्स एक बिल्कुल एकांत, बट मेनली, लेकिन ज़्यादा आश्चर्य किस बात पे हुआ कि क्या कभी ऐसा टाइम रहा हो, ये सोचकर वो ज़्यादा आश्चर्यचकित रही कि कभी इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास, एक ही ज़मीन के, एक ही भूभाग के हिस्से हुआ करते थे। इस बात को सोचकर मुझे ज़्यादा वंडर हुआ, ज़्यादा आश्चर्य हुआ। सो द पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन दिस एक्सट्रैक्ट, शी टेल्स अस अबाउट द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी इस एंटार्क्टिका की हिस्ट्री क्या थी पहले वो बताती हैं। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. वो बताती हैं कि करीब 650 मिलियन वर्ष पहले एक जायंट, बहुत विशाल, अमलगमेटेड, मिक्स्ड, कॉम्बिनेशन, मिश्रित, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक बहुत ही महाद्वीप, सुपर महाद्वीप, बहुत बड़ा महाद्वीप दक्षिण में हुआ करता था, जिसका नाम था गोंडवाना। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था, यानी कि था, और वो उसका जो केंद्र था वो आज के एंटार्क्टिका के में था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. उस टाइम चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, बिल्कुल भिन्न थी। ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड, तब तक मानव जो है नहीं पहुँचे थे ग्लोबल सीन पे, उस पूरे एरिया में मानवों का हस्तक्षेप नहीं था, और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि तापमान वहाँ का ज़्यादा था, तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होता है वनस्पति, बहुत तरह के पेड़ पौधे, और फोना होता है जानवर, जीव जंतु, तो बहुत टाइप के जीव जंतु और बहुत टाइप के पेड़ पौधे उस टाइम पे उनकी वैरायटी वहाँ पर थी। फॉर 500 million years गोंडवाना thrived, but
Around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe with much as we know it today. 400-500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना थ्राइव किए गया, यानी कि पनपता रहा। लेकिन जब उस टाइम पे डायनासोर्स इस ज़मीन पर से दुर्लभ हो गए, वहाँ से गायब हो गए उस सीन से, तो और मैमल्स स्तनधारी जानवरों का उद्भव हुआ, यानी वो जन्म लेने लगे। द लैंड मास, उस टाइम पे जो लैंड मास था, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था, ये एकदम से कई कंट्रीज़ में सेपरेट हो गया, बट गया, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। उसने इस ग्लोब को ये आकार दिया जैसा कि आज हम उसे देखते हैं, जैसा आज हम सबको वो दिखाई दे रहे हैं। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. एंटार्क्टिका को अब विज़िट करना उस हिस्ट्री का एक भाग है, ये जानना कि हम कहाँ से हम आए हैं और हम किस तरफ हेड कर रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। It is to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. अब यहाँ आकर के हमें ये समझना है कि सिग्निफिकेंस होता है महत्व। कॉर्डिलरन फोल्ड्स यानी कि माउंटेन रेंजेस, जो पर्वत श्रृंखलाएँ थी, उनके जो फोल्ड्स हैं वो, और ग्रेनाइट की जो शील्ड्स, प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन एक युग था, उससे भी पहले का जो युग था उसको प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। तो वो जो शील्ड्स थी वो, और ओजोन, कार्बन और इवोल्यूशन, हमारा जो उद्भव है, हमने जो मानव सभी इन चीज़ों का जो इवोल्यूशन हुआ है वो, और एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त हुई हैं प्रजातियाँ, वो सबको जानने के लिए यहाँ आकर के ही हम उन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. जब आप ये सोचते हो कि ये मिलियन ईयर्स में इतना हो सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगलिंग लगता है, सर चकरा देने वाला। माइंड बॉगलिंग, माइंड कन्फ्यूजिंग, दिमाग को चकरा देने वाला। अब आप इमेजिन कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया उस लैंड मास में से, पहले अमेरिका और इंडिया एंटार्क्टिका और इंडिया एक ही लैंड मास के पार्ट्स होते थे, तो कहते हैं इंडिया नॉर्थवर्ड्स धकेला गया, और जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज़, एशिया की तरफ गया, हिमालयाज़ बने। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सरक कर नॉर्थ अमेरिका में जा मिला। ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और कहता है वो ड्रेक पैसेज बन गया वहाँ से, जिससे कि बहुत ही ठंडी सर्कमपोलर ध्रुव चक्रीय धारा बनी, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, और इसी के कारण एंटार्क्टिका पूरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, जमा हुआ। डेसोलेट, बिल्कुल वीरान, सुना, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, वो सब चीज़ें शिफ्ट कर गई और एंटार्क्टिका इस वर्ल्ड के बॉटम पे रह गया। एंटार्क्टिका हमारे ग्लोब में एक्सट्रीम साउथ में है, साउथ पोल के बिल्कुल पास है। तो कहता है कि एंटार्क्टिका सबसे बॉटम में रह गया इस वर्ल्ड के में। For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. राइटर कहती है कि मेरे जैसे सन वर्शिपिंग, मैं एक साउथ इंडियन हूँ और सूर्य पूजा करती हूँ, तो मेरे जैसे के लिए 2 सप्ताह ऐसी जगह में रहना जहाँ पर 90% पूरी अर्थ का 90% जो आइस है, जो बर्फ़ के जो वहाँ पर आयतन है सारा, वो वहाँ पर ही स्टोर है। एंटार्क्टिका में पूरे अर्थ की, पूरी पृथ्वी की 90% आइस वॉल्यूम्स एंटार्क्टिका में है। तो उस जगह पे रहना एक बहुत ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, जमा देने वाला विचार था। केवल शारीरिक, सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि इमेजिनेशन में भी, कल्पना करें तो भी वो एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स,
नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट, यही नहीं पता, जिसमें डिवॉइड ऑफ के बिना एनी ह्यूमन मार्कर्स, कोई भी मानवीय चिन्ह संकेत नहीं है, ना कोई पेड़, ना बिलबोर्ड्स, ना बिल्डिंग्स, ना कोई बिल्डिंग, कुछ नहीं दिख रहा। एवरीथिंग इज़ फ्लैट एंड वाइट। यू लूज़ ऑल सेंस ऑन पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ पर आप अपने सारी यहाँ के जो टाइम और पर्सपेक्टिव जिससे आप सोचते हैं वो सब यहाँ पर आकर आप भूल जाते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. कहता है कि जो आपकी आँखों का जो पैमाना है, विजुअल स्केल, कहाँ से कहाँ तक आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी चीज़ों से लेकर के टू द माइटी बहुत विशाल, मिजेस एंड माइट्स कीड़ों और ये जो कीट पतंगे जो भी हैं इनसे लेकर के, और छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्लू वेल्स बहुत ही सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है, जीव है, तो ब्लू वेल्स तक लेकर आप देख सकते हैं। और बड़े बड़े आइसबर्ग्स, बर्फ़ के बड़े बड़े हिमशैल जिसको आप बोलते हैं आइसबर्ग्स, इतने बड़े बड़े हैं जितने कि पूरा एक कोई देश हो। कहते हैं अब तक जो रिलेटेड लार्जेस्ट जो है, सबसे बड़ा जो आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया वो बेल्जियम के साइज़ के बराबर है, बेल्जियम देश के साइज़ के बराबर है, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सररियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। कहता है दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं उस 24 घंटे की, उस गर्मियों की उस लाइट में, और चलते जाते हैं, और साथ एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और एक बहुत ही यूबिक्विटस सब जगह फैली हुई साइलेंस, शांति, एक शांति वहाँ पर पसरी पड़ी है, यानी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंच और काल्विंग आइस शीट। बर्फ़ की जो चादर है, जो सतह है, उसके तिड़कने और कभी कभार जो हिमस्खलन होता है, केवल उसके शोर से ही बाधित होती है, वरना एक बहुत ही यूबिक्विटस साइलेंस, सर्वत्र एक शांति, एक खामोशी उस एरिया को कॉन्सिक्रेट करती है, उसे बहुत पवित्र बनाती है। इट्स एन इमर्शन डैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और कहता है ये एक ऐसी इमर्शन है, गहराई में डूबने वाली बात है, जो आपको ये फोर्स करेगी कि आप अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखें, अपने आप को उसमें रख कर के देखें। जियोलॉजी होता है भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र। तो कहता है आप उस हिस्ट्री में जाए बगैर, अपने आप को रखे बगैर नहीं रह सकते। एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड। और हम मनुष्यों के लिए ये एक प्रोग्नोसिस, ये जो पूर्वानुमान है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए पैल्ट्री 12,000 ईयर्स। तो कहता है कि मानव सभ्यता जो है ना, वो बस मात्र 12,000 वर्षों पहले की ही है। बेरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। और भूगर्भ की जो हमारी विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की जो घड़ी है, उसमें केवल बस कुछ सेकंड ही उसको मिलेंगे, यानी कि इतने समय से ही है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रक्कस, एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद अवर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़। तो कहते हैं कि इतने कम टाइम में भी हम मनुष्यों ने एक बहुत बड़ा रक्कस, बहुत बड़ी उथल पुथल, एक डिस्टर्बेंस इस नेचर पर डाल दिया है। एचिंग अवर डोमिनेंस, और हमने अपनी प्रभुता, हमने अपना जो है हम डोमिनेट कर रहे हैं, अर्थ पे राज कर रहे हैं, हमने अपना प्रभुत्व जिस पे जमा लिया है नेचर पर, गाँव में, शहरों में, कस्बों में और बड़े बड़े मेगा सिटीज़ में। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. और ये जो रैपिड इंक्रीज़ है, तेज़ी से जो बढ़ोतरी हो रही है ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसने हमें संघर्ष करते हुए छोड़ दिया है अन्य प्रजातियों के साथ,
क्योंकि उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है। तो इसलिए हम जब ज़्यादा सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम और स्पीशीज़ के लिए भी खतरा बन रहे हैं और हम उनके साथ बैटल कर रहे हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और कहते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, उनको जो हम जला रहे हैं, उनको जलाने के कारण चारों तरफ जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण पूरा बन गया है, जिसके कारण जो कि विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है, आपको पता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर ज़्यादा जब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर उससे बढ़ जाता है। तो उन सब के फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से हमने ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा दिया है और उसी को ग्लोबल वार्मिंग भी हम कहते हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हमारे इस समय का बहुत ही ज़्यादा बहस का, पर्यावरण वाले बहस का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, मुद्दा है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? मे बी नॉट। कहता है कि क्या ये जो वेस्ट पश्चिम में जो एंटार्क्टिक की जो शीट है बर्फ़ की पूरी, क्या ये कम्प्लीटली क्या ये पूरी तरह से पिघल जाएगी? क्या जो गल्फ स्ट्रीम है, जो खाड़ी का जो ये स्ट्रीम है, धारा है, क्या ये जो करंट धारा है ये भी प्रभावित होगी? क्या इससे पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा? मे बी हो भी सकता है, नहीं भी। आइदर वे एंटार्क्टिका इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। कोई सी भी बात हो, एंटार्क्टिका उसमें एक क्रूशियल मीन्स वेरी इम्पोर्टेंट, वाइटल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है इस बहस में कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कारण है, जलवायु परिवर्तन के। उसमें एंटार्क्टिका तो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice। कि एंटार्क्टिका क्रूशियल एलिमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि यही एक वर्ल्ड में ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कभी नहीं रही और ये अभी भी प्रिस्टीन यानी जैसा शुरू में थी, ओरिजिनल, कि ये अब भी प्रिस्टीन है वहाँ पर, क्योंकि ना कोई ह्यूमंस गए, वो जैसे थी वैसे ही वो जगह है एंटार्क्टिका। केवल यही एक कारण नहीं है कि वो इसमें एक महत्वपूर्ण एक तत्व है, बल्कि एक कारण, दूसरा कारण जो है वो ये है, इट होल्ड्स, ये होल्ड करती है अपनी आइस में, अपनी बर्फ़ में 500,000 ईयर, आधा मिलियन पुरानी कार्बन के रिकॉर्ड्स उसकी लेयर्स में, उनकी बर्फ़ की जो शीट्स हैं उनके लेयर्स में ट्रैप्ड है, छिपी हुई हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो। अगर हम अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पढ़ना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका ही वो प्लेस है जहाँ हमें जाना चाहिए। Students on Ice, the program I was working with on the Shokleski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। राइटर कहते हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जिसके साथ जिसमें मैं काम कर रही थी उस रशियन जहाज़ शोकलेस्की में, उसका जो एम है वो क्या है कि हाई स्कूल के बच्चों को वर्ल्ड के एंड तक ले जाना, यानी एंटार्क्टिका तक ले जाना, क्योंकि वो अंतिम छोर है हमारी अर्थ का, और उनको फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, शैक्षणिक अवसर, उनको प्रेरणा भरे शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाना उसका उद्देश्य है, जिससे कि उनमें फोस्टर हो जाए, यानी कि उनमें डेवलप हो जाए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, समझ और रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट
और हमारी इस पृथ्वी के लिए एक आदर, एक सम्मान और समझ उन बच्चों में विकसित हो। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, यानी 6 साल से ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चल रहा है, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। कनाडा का रहने वाला इस प्रोग्राम का जो हेड है जियोफ ग्रीन, उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज़ और रिच लोगों से वो उन्हें लगता था कि ये लोग बहुत ही कम रिटर्न देते हैं, बहुत ही सीमित तरीके से, तो उनसे वो परेशान होकर उनसे वो थक गए थे। तब उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। तो उन्होंने ये सोचा, इसीलिए उन्होंने ऑफ़र किया फ्यूचर जनरेशन को कि वो एक उनकी जो एज है वो ऐसी है कि जिस एज में वो सब कुछ एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में, सीखने में और एक्ट करने में एक्टिव होते हैं, रेडी होते हैं, तत्पर होते हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। कारण क्या है इस प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल क्यों है? उसका कारण ये है कि साउथ पोल के निकट कहीं भी जाना और नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और उससे प्रभावित ना होना, ये असंभव है। It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। कह रहा है कि अगर आप, क्यों कह रहा है कि अगर आप एक्चुअल में साउथ पोल में ना जाएं और उस बात को समझ जाएं, ये असंभव है। वहाँ जाकर ही आप इसे समझ सकते हैं। यानी अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, अपने घर में, अपने रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो कह रहे हम जहाँ अपने अपने एरिया में अगर बैठ कर के सोचें तो हम वो बात नहीं सोच पाएंगे जितना हम यहाँ आकर विजिबली अपनी आँखों से बिल्कुल देखें कि किस तरह से ग्लेशियर्स जो हैं दे आर रिट्रीटिंग, पीछे हट रहे हैं ग्लेशियर्स, यानी कि वो पिघल रहे हैं, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, और आइस बर्फ़ की जो शीट्स हैं वो सारी ढह रही हैं, धीरे धीरे कम हो रही हैं, गिर रही हैं। यू बिगिन टू रियलाइज़ डेट द थ्रेट, और आप ये उस टाइम जब आप ये देखोगे कि जो बड़े बड़ी जो आइस शेल्स हैं, जो हिमशैल हैं बड़े बड़े, वो टूट रहे हैं और ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, जो थ्रेट है, वो कितना रियल है। आप उसे समझ पाएंगे। और दूर से किताबों में हम जब पढ़ते हैं और सिर्फ सुनते हैं तो हम उसको इतना फील नहीं कर पाते, लेकिन जब हम एक्चुअल में वहाँ जाते हैं तो हमें सच में लगता है कि हम ये जो मैटर है इट इज़ रियली वेरी सीरियस। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। अंटार्कटिका क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल सिंपल है, पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जीव नहीं है, तो और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, जैव विविधता वहाँ नहीं है, बहुत लिमिटेड जीव वहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए ये परफेक्ट जगह है कि हम वहाँ पर हम देख पाएंगे कि कम से कम छोटे से छोटे चेंजेस एनवायरनमेंट में जो है वो बहुत बड़े बड़े रेपरकशंस, यानी कि नेगेटिव परिणाम, नेगेटिव असर रखते हैं। वहाँ जाके हम ये समझ सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, कहता आप वो बिल्कुल जो सूक्ष्मदर्शी जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो पानी के ऊपर जो छोटे छोटे घास हो जाती है ना, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स। आप देखोगे कि उसका एग्जांपल ले लो, दोज ग्रासेस ऑफ द सी, वही इस समुद्र की जो ग्रास है, जो घास है, वही हैं जो नरिश करती हैं, पोषण देती हैं, सस्टेन करती है द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन, पूरे साउदर्न ओशन की फूड चेन उस पर निर्भर करती है। बहुत से जीव जंतु उन घास पर, उन फाइटोप्लैंक्टन्स पर निर्भर करते हैं। These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis। कहते हैं ये सिंगल सेल्ड, एकल कोशीय
एक कोशीय जो पौधे हैं ये सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं, एसिमिलेट करते हैं कार्बन को और फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। साइंटिस्ट ये चेतावनी दे रहे हैं दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, कि अगर और ज़्यादा हमारा जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन की जो परत है, वो अगर और ज़्यादा डिप्लीट होती है, और ज़्यादा उसका क्षय होता है, उसकी क्षति होती है, तो उसका प्रभाव फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्टिविटीज़ पे पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्टिविटी, क्योंकि वही फाइटोप्लैंक्टन्स बेस है, आधार है एंटार्क्टिका की पूरी फूड चेन का। अगर वो प्रभावित हो गए तो सारे जीव और जो भी उस पर डिपेंड करते हैं सब प्रभावित होंगे। तो कहती है कि विच इन टर्न विल अफेक्ट, और इससे सारे मैरीन एनिमल्स, जितने भी समुद्री जो जानवर हैं या पक्षी हैं उस एरिया के, वो डिस्टर्ब होंगे, प्रभावित होंगे, और पूरी कार्बन साइकिल भी उससे प्रभाव उस पर पड़ेगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, कहता है कि जो पैरेबल्स होते हैं मोरालिटी प्लेस, जो बहुत ही शिक्षाप्रद जो स्टोरीज़, मोरालिटी स्टोरीज़ जो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी होती है। कहते हैं ये सीख वाली कहानी जो फाइटोप्लैंक्टन की बता रहे हैं हम, उसमें एक बहुत बड़ा मेटाफर है, एक बहुत बड़ी उपमा दी गई है एग्जिस्टेंस के बारे में। वो क्या है? टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आप छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाएंगी, सही स्थान पर रहेंगी, सही रूप से उत्पन्न हो जाए। देन इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट हर वॉक ऑन द ओशन। अब वो अपनी शिप से उतर के ओशन पर जब चलते हैं वहाँ पर एंटार्क्टिका में, तो क्या उन्हें दिखता है और क्या वो फील करते हैं, वो इसमें बताती हैं एंड में। माई Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south। कहता है कि एंटार्क्टिक का जो हमारा अनुभव था वो एपिफेनीज से भरा हुआ था। एपिफेनी होती है सडन रेवल, अचानक से कुछ एकदम से नया दिखना, अपीयर होना, तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। आश्चर्य ही आश्चर्य था। तो कहते हैं बहुत आश्चर्यों से भरा हुआ था हमारा वो अनुभव, लेकिन बेस्ट कब मिला हमें? जब हम 65.55 डिग्री साउथ में हम पहुँचे। द शॉकलिस्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। जब हमारा जो जहाज़ था वो एक बहुत ही बर्फ़ का एक बहुत मोटा सा एरिया था टैडपोल आइलैंड पर, वहाँ पर जाकर हमारी जो जहाज़ थी वो उसको सतह को चीरते हुए उसमें घुस गई। वहाँ पर हमें उसने जो कि उनकी जहाज़ उसमें बर्फ़ में घुस गई तो आगे नहीं जाने दिया गया, नहीं जा पाए। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। कैप्टन ने डिसाइड किया, जहाज़ के कैप्टन ने, कि हम अब यहीं से मुड़ लेंगे और नॉर्थ की तरफ हेड करेंगे। बट बिफोर वी डिड, ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। हम सबको ये निर्देश दिए गए कि हम नीचे उतरें और ओशन पर चलें। सो देयर वी वर, तो हम वहाँ थे, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever। हम 52 लोग, मीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में जो लोग उस एकेडमिक शॉकलिस्की जो जहाज़ था उसमें कितने लोग गए थे? 52 के 52 हम सब उतरे। हम उस स्टार्क वाइटनेस, एकदम बस निरी, सब कुछ वाइट ही वाइट जहाँ था उसके ऊपर हम चले, और ऐसा लगा जैसे कि वो वाइटनेस, वो सफ़ेद चादर हमेशा के लिए दूर दूर तक फैली हुई है, लग रही थी। अंडरनीथ वर आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। हमारे पैरों के नीचे ओशन था। ओशन भी जमा हुआ है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिजिड है, तो जमा हुआ था। तो कहते हैं 1 मीटर मोटी आइस पैक, बर्फ, मतलब 1 मीटर की गहराई तक पानी जमा हुआ था। एंड अंडरनीथ डैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर तक खारा पानी था, यानी समुद्र का पानी था। इन द पेरीफेरी crevator seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs
विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री। कहता है वहाँ पर हमने जब देखा तो सील वहाँ होते, समुद्री बिलाव होते, जानवर होते समुद्री जीव जंतु, तो वो वहाँ पर अब धूप में आराम से अपने आप को सीधा किए वहाँ बैठे हुए थे, रिलैक्स कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ बड़ के पेड़ के नीचे छाया में स्ट्रे डॉग्स रेस्ट करते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। और कहता है कि ये एक बहुत ही रेवोल्यूशन था एक तरह का, बहुत ज़्यादा कुछ रहस्य निकल कर सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रहस्य ही हमने देख लिया, हर चीज़ वास्तव में वहाँ पर जुड़ी हुई है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. राइटर बाद में भी वंडर करती है, आश्चर्य करती है कि हमारी इस प्लैनेट पर इतनी चीज़ों को क्रॉस करके हम वहाँ गए, वहाँ पे उस ब्यूटी का क्या संतुलन था, क्या बैलेंस था। हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। राइटर सोचती है कि कैसा हो अगर एंटार्क्टिका फिर से उतना ही वार्म गर्म जगह बन जाए जैसी वो हुआ करती थी। गोंडवाना के टाइम में वो गर्म थी ना, वार्म थी, वहाँ पर सिर्फ डायनासोर्स थे, बाद में वो सब कुछ चेंज हो गया। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोस। वो कहते कि क्या हम उस टाइम पे ऐसा हुआ तो क्या हम देखने के लिए बचेंगे, या हम भी डायनासोर्स, मैमथ्स और वूली राइनोस की तरह विलुप्त हो जाएंगे। डायनासोर हमें पता है ना, डायनासोर अब बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, और मैमथ बड़े बड़े हाथी होते हैं, उनको मैमथ कहा जाता है, और राइनो, वूली राइनोस यानी ऊन वाले जो गेंडे, ये अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। Who is to say, कौन कहे, but after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. 2 वीक उन बंच ऑफ यानी एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, ये युवा जो टीनेजर जो किशोर बच्चों के साथ मैं गई थी, वो स्टिल जिनमें अभी भी आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है कि वर्ल्ड को वो बचाएं। तो मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत कुछ मिलियन ईयर्स में हो सकता है, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। तो एक दिन भी, परंतु एक दिन भी वो कितना अंतर डाल सकता है। तो वो राइटर इस बारे में विचार करती है, वंडर करती है वहाँ के बारे में सब सोच करके। तो ये आपका लेसन था। इसमें जो मेन जो बात थी वो यही है कि अगर हमें अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इट इज़ if we want to study the Earth's present, past and future, we should go to Antarctica. There we can see how the effect of global warming is negative and how the Earth and other organisms on the Earth are on the verge of एक्सटिंक्शन, कि कैसे सभी जीव जंतु और पूरे इस नेचर को, पूरे हमारे प्लैनेट अर्थ को किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, ह्यूमन सिविलाइजेशंस के कितने दुष्प्रभाव हैं, ये हम वहाँ जाकर ही जान सकते हैं। ये आपका लेसन था। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।